जब भी हम स्टॉक मार्केट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमारे जो स्टॉक जो हमारे शेयर जहाँ रखे जाते हैं वो उनको डिपॉजिटरी कहते हैं और उनमें इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी CDSL है। और सबसे बढ़िया बात जो कंपनी में, कंपनी में एक भी रुपए का डेप्ट नहीं है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स स्टेटमेंट देखते हैं तो अगर हम इसे 2014 से और अब तक देखें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इनकी सेल्स जहां 2014 में लगभग 89 करोड़ थी, अब उसी के कंपैरिजन देखा जाए तो अब ये लगभग 1084 मतलब 1084 करोड़ की सेल्स हो गई। हेलो इन्वेस्टर, आज की वीडियो में हम लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले एक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का, जो कि अपने सेक्टर में मार्केट लीडर में आते हैं और सब अपने इंडस्ट्री में मेनली सबसे बड़े नाम में से एक हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने ज़रूर इनकी सर्विसेज ज़रूर भी ली होंगी। और इनका अगर मैं आपको और इसके बारे में, कंपनी के बारे में बताना चाहूँ तो मेनली डिपॉजिटरी सेक्टर से बिलोंग करता है, मतलब जहाँ पे हमारे स्टॉक रखे जाते हैं डिजिटल फॉर्म में, जिसे हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो इससे आप बहुत ज़्यादा हिंट समझ गए होंगे मैं आज किस स्टॉक की बात करने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो का मेन मोटिव क्या रहेगा कि मैं आपको इस स्टॉक के बारे में जितनी भी मेरी रिसर्च है, जितना ही फंडामेंटल रिसर्च मैं सब आपके सामने करूँगा, फिर अपना व्यू पॉइंट दूंगा कि मैं इसके स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं इसमें खुद इन्वेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, या इस स्टॉक में किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो, अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के हो तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, और लेनी है तो कैसे लेनी है, तो वो सारे तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मैं इस स्टॉक में क्या करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है हमारा CDSL, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जो हम लोग मेनली ये नाम बहुत ज़्यादा सुन रखे हैं क्योंकि जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमारे जो हमारे शेयर जहाँ रखे जाते हैं वो उनको डिपॉजिटरी कहते हैं और उनमें इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी CDSL है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि अगर आप कभी भी शेयर बाय करते हो तो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके CDSL के पास ही रखे जाते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की पूरी सीधा बात करते हैं तो इसकी जो मार्केट कैप अराउंड 33,000 करोड़ के आसपास है, मतलब हम इसे मिड कैप कंपनी कह सकते हैं। कंपनी का जो करंट प्राइस जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1615 रुपीज़ का है। स्टॉक का PE 68.2 का है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप इसे इंडस्ट्री PE से कंपेयर करो जो कि 53 का, तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ अभी कंपनी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। कंपनी की बुक वैल्यू 84.2 रुपीज़ की है। कंपनी बहुत कम 1% से भी कम अराउंड 0.59% का डिविडेंड यील्ड देती है। कंपनी का ROE और ROC बहुत अच्छा है। कंपनी ने बहुत हेल्दी ROE मेंटेन करके रखा है जो कि अराउंड 32.7% का है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे ROCE मेंटेन करके रखा है जो कि 42% का है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी में कभी भी स्प्लिट नहीं आया है और सबसे बढ़िया बात जो कंपनी में है वो कंपनी में एक भी रुपए का डेप्ट नहीं है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार के कंपनी ने लोन नहीं ले रखे, तो जो कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। और कंपनी के पास लगभग 1500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। FIIs की लगभग 13% होल्डिंग है। DIIs की लगभग 14.2% होल्डिंग है। प्रमोटर की 15% होल्डिंग है। और मुझे इस स्टॉक में जो थोड़ा सा मेन कंसर्न लगा है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक के मतलब हम कह सकते हैं वीक हैंड्स के पास है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि पब्लिक में भी किन के पास है। जैसे हमने देखा कंपनी का डेप्ट बिल्कुल नहीं, लगभग अराउंड 3 करोड़ का डेप्ट है जो कि कभी पे कर सकते हैं। कंपनी ने लास्ट जो ट्रेलिंग 12 में जो EPS जनरेट करी वो 23.7 रुपीज़ की। प्रमोटर से किसी तरह की होल्डिंग प्लेस नहीं है। एंड कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस जो अराउंड 1990 रुपीज़ का है। और कंपनी का जो PEG रेशियो लगभग 3.56 है जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्री कैश फ्लो देखा जाए अगर लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने लगभग 1176 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि ऐसा कैश जो कंपनी ने एज अ प्रॉफिट जनरेट किया जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती, तो वो उसे अपने पास रख लेते हैं कि अब कभी हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ लास्ट 5 ईयर में उन्होंने लगभग 1176 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। और अगर लास्ट 3 ईयर में रिटर्न अगर देखा जाए लास्ट 3 सालों में स्टॉक ने लगभग 42.6% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके थोड़ा चार्ट देखें, प्राइस देखा जाए तो कंपनी का प्राइस काफ़ी ऊपर गया था अराउंड दिसंबर 2024 में, उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा डीप आया है और अभी फिर से इस स्टॉक ने लगभग काफ़ी अच्छी रिकवरी ली, जहाँ पे ये अप्रैल 2025 में मार्च 2025 में लगभग ये 1058 रुपीज़ का था और अब ये लगभग 1600 के आसपास चला है। तो हम कह सकते हैं हाँ इस स्टॉक में भी काफ़ी रैली ली। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसका जो स्टॉक का PE है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम इसका PE कंपैरिजन करते हैं। PE देखा जाए तो इसका जो मीडियन PE मतलब कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन लास्ट 5 ईयर में क्या रह चुकी है, उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर कंपनी कोई अपनी मीडियन PE के नीचे चल रही है तो हम उसे कह सकते हैं हाँ कभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो पूरा ओवरऑल सेक्टर होता है वो उतना हाई वैल्यूएशन पे नहीं होता, लेकिन जो स्टॉक होता है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, काफ़ी अच्छी रिटर्न आ रहे होते हैं, तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई PE में रहता है।
तो अभी हम इसके खुद के इसके पी से कंपेयर करें तो इसका जो मीडियन पी लास्ट 5 ईयर के लगभग 48.4 का है, लेकिन अभी जो कंपनी का पी चल रहा है वो 68.2 का है, जो कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से अभी ओवर वैल्यूड है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ और इसमें मैं हम लोग एक बिजनेस को समझने की कोशिश करें कि हाँ कंपनी क्या करना चाहती है, बिना किसी तरह के अपने दिमाग में बायस बनाए हुए। हम सिर्फ अभी फंडामेंटल देखते हैं, फिर अबाउट द कंपनी के देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या, फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे क्या अभी से इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी तो हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, उसके बाद सोचा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। तो अगर हम इसके कंपनी से प्रोज की बात करें, जो कंपनी में पॉजिटिव क्या क्या है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट डिलीवर किए ऑन CAGR बेसिस में, कंपनी अगर हेल्दी ROE मेंटेन करके रखा है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है एंड डेप्टर डेज इंप्रूव हुए हैं। कहते हैं इंप्रूव मतलब जो डेप्ट देने का पैसा होता है मतलब 24 दिन से अब 18 दिन हो गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मीडियन सेल्स भी लास्ट 10 ईयर में 18% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कॉन्स में ये है कि स्टॉक अभी हाई वैल्यूएशन चल रहा है, प्रमोटर की थोड़ी कम होल्डिंग है और प्रमोटर ने लास्ट 3 ईयर में अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी, जो कि थोड़ा सा कंसर्न वाली बात होती है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, जहाँ पे जून 2022 में इनके लगभग 140 करोड़ की सेल्स हो रही थी, अब वहीं जून 2025 में लगभग 269 करोड़ की सेल्स हो रही है। जहाँ जून 2022 में लगभग 75 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, अब ये 133, अब वही जून 2025 में ये लगभग 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। अगर इनका हम जून 2022 में देखा जाए, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लगभग 77 करोड़ था और आज ये लगभग हमारा 151 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट जहाँ पहले ये 58 करोड़ था, अब वहीं बढ़ के ये 102 करोड़ होगा, मतलब डबल होने वाला है ऑलमोस्ट। जहाँ पे इन्होंने जून 2022 में लगभग इन्होंने 2.76 रुपीज़ की ईपीएस जनरेट करी थी, वहीं इन्होंने जून 2025 में इन्होंने लगभग 4.90 रुपीज़ की ईपीएस जनरेट करी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगर हम इसे 2014 से और अब तक देखें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इनकी सेल्स जहां 2014 में लगभग 89 करोड़ थी, अब उसी के कंपैरिजन देखा जाए तो अब ये लगभग 1084 मतलब 1084 करोड़ की सेल्स हो गई। कह सकते हैं कि लगभग 11 टाइम सेल्स बढ़ चुकी हैं। कंपनी के प्रॉफिट जहां 2014 में सिर्फ केवल 33 करोड़ हुआ करते थे, अब वहीं वो बढ़ के लगभग 600 करोड़ हो चुके हैं, जो कि कह सकते हैं 19 टाइम्स का जिसमें ग्रोथ आया है। एंड उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी मेंटेन करते हैं, लगभग जहाँ पे मार्च 2014 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो लगभग 37% था और आज ट्रेलिंग 12 मंथ में ये लगभग 55% है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ पे 2014 में इनके 62 करोड़ थे, अब यहाँ पे वो 671 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ कंपनी की 2014 में जो EPS थी 2.36 रुपीज़ की थी, अब वही 23.67 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी हेल्दी है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी करती है। अगर हम कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 ईयर का, जो कि बहुत अच्छे नंबर है 26% का, जो कि बहुत अच्छा। और अगर आप इसे लास्ट 5 ईयर में देखते हो, जो कि और भी ज़्यादा अच्छे हैं, वो लगभग 37% है। अगर हम कंपाउंड में प्रॉफिट रिपोर्ट देखा जाए, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, तो लास्ट 10 ईयर में देखा जाए तो कंपनी लगभग ऑन CAGR बेसिस 31% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अपना जनरेट कर रही है। तो लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस उतना मूव नहीं किया है। लास्ट 5 ईयर में देखा जाए तो स्टॉक प्राइस CAGR लगभग 55% का, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो 25% का है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अगर हम इनके बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल इनकी बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। कंपनी के रिजर्व लगभग कह सकते हैं 7 टाइम्स हो चुके हैं। कंपनी ने बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने फिक्स एसेट बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाए हैं और टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी तो बराबर ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं मेनली जो कंसीडर करता हूँ वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें ये बताता है क्या कंपनी जो बिजनेस कर रही है क्या उससे उसे पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट में रहता है तो मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक साल भी नहीं हुआ है जब कंपनी ने प्रॉफिट ना बनाया। लगातार कंपनी प्रॉफिट रही है, प्रॉफिटेबल रही है और कंपनी में कभी भी यानी कि लगातार बिजनेस से लगातार पैसे जनरेट हुआ है। कंपनी जो भी काम करती है उससे पैसा तो कंपनी को मिलता है। डेब्टर डेज कम हुए हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हुई, जो कि अच्छी बात है। यानी बहुत जल्दी अपना सामान देते तो इनको जल्दी इनका कैश आ जाता है। ROC 12% से बढ़ के अब वही 42% हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोमोटर की होल्डिंग लास्ट 5 ईयर में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वहीं पे FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी कम करी है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, तो अब यहाँ पे इसीलिए अभी मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखा हूँ। मैंने इसमें बाइंग नहीं करी है। अब हम लोग जब ये वीडियो तो मैं उतनी लंबी नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं इसके एक एनालिसिस लाऊंगा ज़रूर
जिसमें मैं इसके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उसमें पढ़ूंगा और फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि क्यों पब्लिक की शेयर होल्डिंग इतनी ज़्यादा इसमें बड़ी और DIS ने अपनी शेयर होल्डिंग क्यों उसमें बेची है। तो बाकी यहाँ पे कौन कॉल आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैं खुद अभी पढ़ूंगा। एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीनर पे आप आराम से जाके आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग अबाउट द कंपनी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। जैसे हमें पता है कंपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL। एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। मेनली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर एंड इन्वेस्टर सबकी हेल्प करते हैं। फॉर किससे फैसिलिटेट फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी, मेनली इनका काम है सिक्योरिटीज को अपने पास रखना। हम इसके की पॉइंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। तो CDSL फैसिलिटेट होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड इन एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मेनली अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर बाय किया है तो उस शेयर जो जब आप किसी कंपनी से शेयर खरीदते हो और आप उसका खुद सोचो, जब आपने कोई शेयर बाय किया तो वो शेयर रखा कहाँ जाएगा, और डिजिटल फॉर्म में शेयर कहाँ रखा होता है, वो CDSL के पास रखा होता है। इसलिए जब हम कोई स्टॉक सेल करते हैं तो हमें एक पिन डालना पड़ता है जो हमें CDSL में जब हम अपना पासवर्ड सेट करते हैं तब हमें मिलता है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती हैं, लेकिन इतना भी अपना दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है कि हाँ बाइंग एंड सेलिंग तुरंत हो जाती है, बट अगर आपसे कोई पूछे हाँ बताओ कि मेरे शेयर रखे कहाँ जाते हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये डिपॉजिटरीज के पास रखे जाते हैं, जिसमें से एक डिपॉजिटरी का नाम है CDSL, जो कि मेनली इंडिया अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर में आती है। मोर देन 50% ज़्यादा ही मार्केट शेयर ऑन करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो अगर इनका बिजनेस सेगमेंट देखा जाए तो इनका डिपॉजिटरी सेगमेंट से लगभग 79% रेवेन्यू जनरेट होता है। डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से लगभग 20% रेवेन्यू जनरेट होता है, और डिपॉजिटरी रेस्ट ऑफ से 1% रेवेन्यू जनरेट होता है। सर्विस वाइड रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो एनुअल इश्योर इनकम से इनका 34% इनकम जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू इनकम बोलो रेवेन्यू बोले बात सेम होती है। ट्रांजेक्शन चार्जेस से लगभग 32% रेवेन्यू जनरेट होता है। IPO से इनका 17% रेवेन्यू जनरेट होता है, अदर इनकम से 70%। अगर इनकी मार्केट पोजीशन देखा जाए तो CDSL इंक्रीमेंटल ग्रोथ और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट इंक्रीज फ्रॉम, जहां पर 2016 में टोटल जो हमारे पास डीमेट अकाउंट थे वो लगभग 1.08 करोड़ थे। अब 2024 में लगभग ये कह सकते हैं 9 टाइम्स बढ़ चुके हैं, जो कि 10.5 करोड़ हो चुके हैं। 580 से ज़्यादा इनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से रजिस्टर हो चुके हैं। इनके पास इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं जो कि CDSL के पास रजिस्टर्ड हैं। एंड ये लगभग 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि CDSL वेंचर लिमिटेड, जिसमें मेनली ये इंडिया की पहली और लार्जेस्ट KY रजिस्ट्रेशन एजेंसी है, जहां पे हम अपना KYC करवाते हैं, नो योर कस्टमर। वो उसकी जो सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी कंपनी यही है। उसके बाद हमारा CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, उसके बाद CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड है। ये तीनों इनकी कह सकते हैं सब्सिडीज में आती हैं, इनके मेन कंपनी के अंदर ही आती हैं। अभी कंपनी ने कह सकते हैं CDSL ने अभी 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं ONDC में। ONDC is engaged in creating an open public digital platform to develop and transform the India digital commerce ecosystem। मेनली ONDC किस पे काम करती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने पे, जहाँ पे आप सामान को खरीदो बेच सकते हो। तो ये था हमारे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये स्टॉक है डिपॉजिटरी सेक्टर से बिलोंग करता है, अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर में आती हैं, और इस सेगमेंट में इतनी ज़्यादा कंपनीज है भी नहीं, शायद 1-2 कंपनीज और जो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड है और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट में से भी एक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी आप प्राइस कमांड कर पाते हो। जैसे हमने देखा जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 50% के आसपास है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इतना हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना। और अगर कंपनी कर पा रही है तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन जहाँ पे अगर मैं कंपनी की नेगेटिव बात करूँ तो सबसे पहली बात है कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है। तो उसको जानने के लिए अभी मुझे रिपोर्ट पढ़नी है, जिसको मैं, अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्यों है। पहला रीज़न तो प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस में जा चुका है, तो अभी इसमें बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा रीज़न और कह सकता है कि इसमें DIS की भी होल्डिंग काफ़ी कम हुई, तो मैं वो भी रीज़न जानने की कोशिश करूँगी कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। और देखा जाए तो अभी स्टॉक की वैल्यूएशन भी उतनी ठीक नहीं है। हाँ, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी तो कुछ रेड फ्लैग हैं, जैसे कि प्रमोटर की होल्डिंग कम होना और स्टॉक का बहुत ज़्यादा ऊपर हाई प्राइस पे ट्रेड होना। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का हमें भी ध्यान रखना है। तो अभी आप इसे क्या चाहो तो आप इसमें अभी एज अ वॉच लिस्ट में से रख सकते हो कि हाँ अगर इसकी वैल्यूएशन ठीक आती है तो इसके आप अपने से एनालिसिस करना, और आपको अगर लगता है कि हाँ फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप इसे अभी अपनी वॉच लिस्ट में रखो। और जब आपको दिखे कि हाँ इसकी अच्छी खासी वैल्यूएशन आ चुकी है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो। लेकिन ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने खुद की एनालिसिस पे लीजिएगा, किसी और के बताने कभी बाइंग एंड सेलिंग नहीं करी जाती। तो ये था पूरा इस CDSL का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। जो मुझे पॉइंट बनाना था मैंने आपको बता दिए।
और आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।